नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय प्लेट की नव विवर्तनिकी। इससे पहले की क्लास में हमने भारतीय प्लेट के बारे में पढ़ा था, तो जो एक तरीके से इसकी पूरा विवर्तनिकी का पार्ट था। अब हम पढ़ेंगे इसकी भारतीय प्लेट की नव विवर्तनिकी, मतलब भारतीय प्लेट का ही ये दूसरा पार्ट है। तो इसे हम देखते हैं कि पूरा विवर्तनिकी और नव विवर्तनिकी में आखिर अंतर क्या है। तो भारतीय प्लेट की न्यू टेक्टोनिक की जब हम बात करते हैं तो याद रखना कि जब हम टेक्टोनिक की बात करेंगे, विवर्तनिकी की बात करेंगे, तो विवर्तनिकी हमें दो तरीके से देखने को मिलती है। तो जब हम विवर्तनिकी की बात करते हैं कि विवर्तनिकी पूरी पृथ्वी पर दो तरीके की घटनाएं मिलती हैं, एक कहलाती है पूरा विवर्तनिकी और एक कहलाती है नव विवर्तनिक, मतलब पैलियो और नियो टेक्टोनिक। तो पैलियो टेक्टोनिक और नियो टेक्टोनिक में हम पूरी टेक्टोनिक थ्योरी को डिवाइड करते हैं। तो पैलियो टेक्टोनिक का मतलब होता है जो पहले की चीजें थी, मतलब प्लिस्टोसीन या होलोसीन तक ले सकते हो। तो प्लिस्टोसीन या होलोसीन की जब हम बात करते हैं तो यहां तक की जो घटनाएं हुई ये सब किसके अंतर्गत आती हैं। तो इससे पहले मतलब प्री कैम्ब्रियन से स्टार्ट करोगे आप, तो प्री कैम्ब्रियन से जब हम स्टार्ट करते हैं तो प्री कैम्ब्रियन से लेकर प्लिस्टोसीन, तो प्लिस्टोसीन में क्या हुआ था, भारतीय मैदानों का निर्माण हुआ। तो ये सारी घटनाएं जो हैं वो पूरा विवर्तनिकी के अंतर्गत आती हैं। और इसके बाद की जो घटनाएं हैं, तो बाद से लेकर वर्तमान तक की जो घटनाएं हुई होंगी वो सारी की सारी नियो टेक्टोनिक के अंतर्गत आती है। तो आज जितनी भी विवर्तनिकी घटनाएं, जितनी भी हलचल पृथ्वी पर होती हैं, चाहे पृथ्वी का कोई भाग नीचे धंस जाए, जैसे राजस्थान में एक बहुत बड़ा भूखंड नीचे धंस गया था, या फिर कोई भूखंड नीचे से ऊपर की ओर उठता है, या उसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट हमें दिखाई देता है। जैसे हम कहते हैं हिमालय की हाइट लगातार बढ़ती जा रही है, तो अगर बढ़ती जा रही तो वो क्या है, नियो टेक्टोनिक है, कि कहीं ना कहीं प्रेशर तो लग ही रहा है प्लेटों का। तो वो सब पार्ट किसके अंतर्गत आएगा, नियो टेक्टोनिक के अंतर्गत आती है। तो वर्तमान घटनाओं को हम कहां पर काउंट करेंगे, नियो टेक्टोनिक में। तो देखिए, तो भारतीय प्लेट में पहले मोशन समझ लेते हैं। तो दो तरीके के मोशन हमें भारतीय प्लेट के अंदर, तो पूरे प्लेट के अंदर मैंने बोला था कि प्लेटें दो तरीके से मोशन करती हैं, या तो ये हॉरिजॉन्टल चलेंगी और या फिर ये वर्टिकल मूवमेंट। मतलब प्लेट टेक्टोनिक का या विवर्तनिकी का मतलब ये नहीं होता कि प्लेटें हमेशा क्षैतिज रूप में ही चलेंगी। अगर पृथ्वी पर कोई जमीन नीचे धंस जाती है या कोई जमीन ऊपर की ओर उठती है तो उन चीजों को भी हम किसमें काउंट करते हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज के अंदर ही काउंट करते हैं। तो प्लेटों में होने वाला हॉरिजॉन्टल और प्लेटों में होने वाला लंबवत, ये दोनों प्रकार के ही मूवमेंट हमारे क्या कहलाते हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट्स कहलाते हैं। तो भारतीय प्लेट के अंदर भी जिस तरीके से पूरी पृथ्वी पर प्लेटों में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट देखने को मिलता है, तो हमें भारतीय प्लेट में भी देखना है क्या भारतीय प्लेट के अंदर इस तरीके का मूवमेंट मिलता है। तो भारतीय प्लेट के अंदर भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर हमें लंबवत मूवमेंट भी देखने को मिलता है और यहां पर हमें क्षैतिज मूवमेंट भी देखने को मिलता। तो क्षैतिज मतलब प्लेटें इस तरीके से मूवमेंट करती होंगी और लंबवत मतलब प्लेटें ऊपर नीचे जाती होंगी। तो अगर किसी जमीन का भाग नीचे से ऊपर की ओर उठता है या ऊपर से नीचे की ओर धंसता है तो वो हमारा वर्टिकल कहलाएगा। और अगर किसी चीज में इस तरीके से टकराहट होती है या एक दूसरे से दूर जाती हैं चीजें, तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्षैतिज मूवमेंट कहलाता है। तो हमें समझना है क्या भारत के अंदर, जब हम भारत की बात करते हैं तो क्या भारत के अंदर इस तरीके का कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिलता है या नहीं मिलता। तो इस चीज को बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। देखो, यहां पर हम इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जब भारतीय प्लेट यहां से टूटकर मूवमेंट की थी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जब भारतीय प्लेट का मूवमेंट हुआ था तो भारतीय प्लेट ये क्या हो रही है, एक क्षैतिज दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होते हुए जाकर टकरा जाती किसके साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ यहां पर टकराती है तो इसी टकराने के कारण यहां पर हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो ये जो घटना हुई, तो भारतीय प्लेट का उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ना और हिमालय से टकराना और टकराने के बाद विभिन्न प्रकार की घटनाओं का घटित होना, जैसे काराकोरम रेंज का निर्माण होना, ठीक है, दक्कन लावा का फ्लो होना और उसके अलावा हिमालय की उत्पत्ति होना। तो ये सारी घटनाएं क्या कहलाती है, एक तरीके से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स के पार्ट होते हैं।
इसके अलावा आप कहेंगे सर लंबवत घटनाएं कहां पर होती हैं, कि ये लंबवत घटनाएं कैसे हो सकती हैं, जमीन कभी नीचे ऊपर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो सामान्यतः ये याद रखना कि भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, तो जहां पर आज हमें अरब सागर दिखता है, तो ये पश्चिमी हिस्सा क्या है, कभी हमारा ऊपर हुआ करता था, यहां पर हमें अधोगमन देखने को मिलता है। और पूरा जो पश्चिमी क्षेत्र है हमारा, ये पूरे का पूरा पश्चिमी क्षेत्र है, ये ऊपर की ओर उठ रहा है। तो पश्चिमी क्षेत्र में हमें एक तरीके से क्या दिखाई दे रहा है, तो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर हमें उत्थान दिखाई दे रहा है। और भारत का जो पूर्वी एरिया है, ये पूर्वी एरिया क्या हो रहा है, दिनों दिन नीचे की ओर जा रहा है। तो इसलिए आप देखोगे स्लोप जो है हमें पश्चिम से पूर्व की ओर दिखाई देता है। तो स्लोप हमें किस तरफ दिखाई देता है, पश्चिम से पूर्व की ओर दिखाई दे रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व क्यों है, तो हम कह सकते हैं कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में उत्थान हमें दिखाई दे रहा है और पूर्वी क्षेत्र के अंदर हमें निमज्जन दिखाई देता है। तो उन्मज्जन हमें कहां दिखाई देता है, पश्चिम में, और निमज्जन हमें कहां दिखाई देता है, पूरब के अंदर। मतलब पूरब पश्चिम के अंदर अपलिफ्टिंग हो रही है और यहां पर डाउन लिफ्टिंग होती है। क्लियर हो गया। तो ये जो मूवमेंट होगा पश्चिम में और पूरब में, अपलिफ्ट और डाउन लिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारा कहलाएगा वर्टिकल मोशन। और भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ टकराना कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मोशन। क्लियर हुआ इतनी बात, आगे देखें। तो जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात करते तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का मतलब यही हुआ कि भारतीय प्लेट जाकर किससे टकराती है, यूरेशियन प्लेट के साथ। तो भारतीय प्लेट का उत्तर पूर्व की ओर गतिशील होना ही क्या कहलाता है, उत्तर पूर्व का मूवमेंट कहलाता है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से विभाजित होती है। तो भारतीय प्लेट किस प्लेट के साथ जुड़ी हुई थी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ी हुई थी। और इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से विभाजित होकर इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से सेपरेट होता है और भारत उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। और उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए भारत क्या करता है, यूरेशियन प्लेट के साथ जाकर टकरा जाता है। तो ये जो सिस्टम पूरे का पूरा हमें देखने को मिलता है कि भारतीय प्लेट का अफ्रीकन प्लेट से विभाजित होना और उसके बाद उत्तर पूर्व में जाकर यूरेशियन प्लेट से टकरा जाना, तो ये हमारा क्या है, एक तरीके का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। तो इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को तो सर आप कहेंगे सर ये तो पैलियो टेक्टोनिक हो गया, तो हम तो पुराविवर्तनिकी पढ़ते हैं, तो पुराविवर्तनिकी के अंदर भी यही कुछ हमने पढ़ा था। तो इसमें नवविवर्तनिकी जैसी चीजें क्या है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पुराविवर्तनिकी के अंदर। तो नवविवर्तनिकी वाली चीजें इसके अंदर हमें क्या दिखाई देती हैं। तो नवविवर्तनिकी के अंदर हमें क्या हो रहा है कि जब ये मूवमेंट जाकर यूरेशियन प्लेट्स, और ये कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं कि ये मूवमेंट बंद हो चुका है, आज भी भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ जाकर टकरा चुकी, जो उसका प्रेशर है वो आज भी कंटिन्यू लग रहा है। तो भारतीय प्लेट का आज भी लगातार क्या हो रहा है, यूरेशियन प्लेट के नीचे यहां पर क्षेपण की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो ये जो प्रोसेस है ये रुकी नहीं है, ये प्रोसेस आज भी कंटिन्यू है। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे लगातार क्षेपित होती जा रही है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू है तो वर्तमान में कुछ ना कुछ हमें परिवर्तन भी सतही भागों पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसके एविडेंस क्या है कि वर्तमान में जो पहले हो चुका है वो कहलाएगा पैलियो, कि वर्तमान में भी ये मूवमेंट जारी है। इसके प्रमाण क्या है, तो उसका पहला प्रमाण हमारे पास जो मिलता है वो है चेंज इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो जो चुंबकत्व नति का है, तो यहां पर चुंबकत्व जो क्षेत्र कहते हैं एक तरीके से, तो चुंबकत्व नति यहां पर क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही। चेंज होने का मतलब यहां पर तो जो इंक्लिनेशन था वो भारत के अंदर हमें यहां पर, तो इसके लिए आपको पूरे का पूरा मैग्नेटो फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, तो एक बड़ा टॉपिक है, तो वहां पर समझेंगे। तो यूपी के इलाहाबाद के अंदर हमारा मैग्नेटिक जो लैटिट्यूड था, एंगल मिलता था, और तो ये हमारा जियो डिक्लिनेशन था। जियो मतलब भौतिक एंगल कह सकते हैं, और इसी भौतिक एंगल से लगभग 30 डिग्री वेस्ट में जाएंगे, तो 30 डिग्री वेस्ट पर हमारा क्या मिलता था, जियो मैग्नेटिक एंगल मिलता था। अब ये लगभग बहुत पुरानी, मतलब 1970-72 की जब स्टडी देखते हैं तो ये इस तरीके का हमारा जियो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन फिर एक स्टडी हमें दिखाई देती है 2012 के अंदर। 2012 की स्टडी में जब जाकर देखा कि ये इंक्लिनेशन चेंज हुआ और लगभग
ये मान लो कि हमारा 0 डिग्री एंगल है और 30 डिग्री एंगल और 0 डिग्री एंगल दोनों एक ही लाइन पर हमें दिखाई दिए, तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट के साथ लगातार प्रेशराइज होती जा रही, तो उसके डायरेक्शन में क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो जब डायरेक्शन में परिवर्तन होगा तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन में भी क्या होगा, परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। और ये वर्तमान 2012 की स्टडी में एक ही जगह पर आ गया है। और वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में ये पश्चिम से शिफ्ट होकर किधर चला गया है, पूरब की ओर चला गया। तो इंक्लिनेशन जो हमारा पश्चिम में था, तो पश्चिम से चेंज होकर हमारा किस तरफ कन्वर्ट हो गया, पूरब की ओर कन्वर्ट हो चुका है। तो यह प्रमाण देता है कि वर्तमान में जो विवर्तन की घटना थी वो आज भी कंटिन्यूअस जारी है। और दूसरा हमें एविडेंस दिखाई देता DHSH, तो जिसको मैंने बताया था दिल्ली, हरिद्वार और हर्षिल। तो दिल्ली, हरिद्वार और जो हर्षिल वाला क्षेत्र था, तो दिल्ली, हरिद्वार और हर्षिल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि दिल्ली से लेकर हरिद्वार और हर्षिल में क्या हो रहा है, एक पूरे का पूरा भूकंपी क्षेत्र बनता जा रहा है। तो भूकंपी क्षेत्र बनने का कारण है कि इसके नीचे कहीं ना कहीं वर्तमान में भूकंपीय घटनाएं, विवर्तनिकी घटनाएं हो रही हैं। और इन्हीं विवर्तनिकी घटनाओं के परिणाम स्वरूप यहां पर हमें आज भूकंप देखने को मिलते हैं। तो भुज वाले क्षेत्र में भी आपको भूकंप देखने को मिलता है। इसके अलावा यूपी के सहारनपुर में भी भूकंप की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। और ये पूरे का पूरा एक लंबा क्रैक है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। और ये क्रैक हमारा चाइना के अखोटस्क सागर तक पहुंचेगा और भारतीय प्लेट चाइना प्लेट से सेपरेट होकर एक नए सागर की उत्पत्ति कर देगी। लेकिन उसको होने में अभी बहुत सारा टाइम लगेगा, आपके प्री मेंस आसानी से हो जाएंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट था। तो जो हमने पहले की प्रक्रिया देखी थी, तो पेंजिया से टूटना और पेंजिया से टूटकर यूरेशियन प्लेट से टकराना, ये पूरी जो घटनाएं हैं ये आपकी पैलियो टेक्टोनिक के अंतर्गत आती हैं। और इसके बाद की जो घटनाएं हैं वो सारी की सारी नियो टेक्टोनिक के अंतर्गत आती हैं। कि वर्तमान में जैसे आप देखोगे, जब भारत के अंदर भूकंप की जब हम बात करते हैं तो माना जाता था कि पहले भारत के अंदर जो प्रायद्वीपीय पठार था, यहां पर कभी भी भूकंप नहीं आ सकता, इसको अर्थक्वेक फ्री जोन के अंदर रखा जाता था। लेकिन जब लातूर वगैरह में अर्थक्वेक हुए, तो लातूर अर्थक्वेक के बाद ये संकल्पना पूरी तरीके से बदल दी गई कि भारत का कोई भी क्षेत्र भूकंप फ्री क्षेत्र है। तो कह दिया गया कि भारत का कोई भी क्षेत्र भूकंपी फ्री क्षेत्र नहीं हो सकता, किसी भी क्षेत्र में भूकंप आ सकता है। तो वो असर है अब आपका नव विवर्तनिकी का, नियो टेक्टोनिक का। आगे देखें इसमें, अब देखते हैं वर्टिकल मोशन की। तो वर्टिकल मोशन दो तरीके से देखा। तो भारत के अंदर वर्टिकल मोशन हमें दो भागों में देखने को मिलता है। एक हमें पश्चिमी भाग के अंदर देखने को मिलता है और एक हमें पूर्वी भाग के अंदर देखने को मिलता है। तो पश्चिमी भाग में हमने देखा था कि ये क्या हो रहा है, अपराइजिंग हो रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है। और पूर्वी भाग क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। इसी कारण से हमारा जो स्लोप है वो किधर बना हुआ है, पश्चिम से पूर्व का ओर बना हुआ है, जिसका प्रमाण है कि ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर। तो नदियां भी हमारी किस तरफ फ्लो करती हैं, तो रिवर भी हमारी पश्चिम से पूर्व में ही फ्लो करती है। तो वर्तमान में हमें दिखाई भी दे रहा है और इसके बनने का कारण भी हमें पता है कि ये पश्चिम का क्षेत्र उत्थान में है और पूर्व का क्षेत्र क्या हो रहा है, निमज्जन में जा रहा है। क्लियर हो गया। अब इसका कारण हमें देखना है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें कारण भी पता होना चाहिए और हमें इसका एविडेंस भी क्लियर होना चाहिए। अगर हम भारतीय प्लेट की अगर हम बात करें तो भारतीय प्लेट कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है और ये यूरेशियन प्लेट के साथ जाकर टकरा चुकी है। तो ये जो पश्चिम की भुजा है, जो पश्चिम की भुजा है, ये काफी ज्यादा अग्रसर है, मतलब काफी ज्यादा आगे की ओर निकली हुई। तो इस साइड जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा लग रहा है। तो इसके इस साइड में प्रेशर क्या है, काफी ज्यादा लगा और पहले लगा। तो पहले प्रेशर लगने के कारण और काफी ज्यादा प्रेशर लगने के कारण पश्चिम के क्षेत्र में क्या हो रहा है, धीरे धीरे उत्थान हमें देखने को मिलता है। और पूर्वी देखो, एक चीज और याद रखना, जरूरी नहीं है कि जैसे दो लोग हैं, अगर उनमें से
जरूरी नहीं कि एक का उठे और दूसरा नीचे बैठे तभी हम बोलेंगे कि ये ऊपर नीचे हो रहा है। अगर दोनों में से एक व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो दूसरा ऑलरेडी क्या माना जाएगा कि वो नीचे है, और अगर दोनों में से एक नीचे बैठ जाता है तो दूसरे को माने जाएंगे कि ऑलरेडी वो क्या है, ऊपर। तो घटनाएं सामान्यतः दोनों तरफ भी हो सकती हैं। अगर एक तरफ उत्थान हो रहा है तो दूसरी तरफ निमज्जन अपने आप माना जाएगा, और अगर एक तरफ निमज्जन हो रहा है तो दूसरी तरफ अपने आप ही क्या है, निमज्जन माना जाएगा। यहां पर कारण क्या है कि यहां पर आने वाली जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, तो एक लंबे समय से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा यहां पर जो सुंदरवन डेल्टा है, तो सुंदरवन डेल्टा के अंदर क्या हो रहा है, लगातार अवसादों का निक्षेप किया जा रहा है। तो अवसादों के लगातार निक्षेप होने के कारण जो बंगाल की खाड़ी है वो एक भूसंतति में कन्वर्ट होती जा रही है। तो इस क्षेत्र के ऊपर क्या होता जा रहा है, प्रेशर पड़ता जा रहा है। तो प्रेशर पड़ने के कारण ये क्षेत्र क्या होता है, नीचे की ओर धंसता हुआ चला जा रहा है। और दूसरा हम यहां पर इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि ये पश्चिम का क्षेत्र है, तो पश्चिम का क्षेत्र ऊपर उठता है और इधर से पूरब में भी हिमालय का क्षेत्र है, तो ये हिमालय का क्षेत्र है, ये भी ऊपर की ओर उठ रहा है। तो इस साइड के क्षेत्र में भी उत्थान हुआ है, तो इस साइड के क्षेत्र में भी उत्थान हुआ, तो बीच का क्षेत्र अपने आप ही क्या होगा, नीचे की ओर धसेगा। तो ये क्षेत्र में धसान हो रहा है। तो धसान होने का कारण है, तो जितना ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर आप डालते जाओगे, तो बीच वाले क्षेत्र में जितना ज्यादा आप वजन डालते जाओगे तो वो क्षेत्र नीचे बैठता जाएगा, साइड वाले क्षेत्र अपने आप ऊपर की ओर उठते हुए चले जाएंगे। तो इस कारण से जो बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में अवसादों का ज्यादा निक्षेप होने के कारण वो नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है, और बाकी के क्षेत्र क्या हो रहे हैं, ऊपर की ओर उठते चले जाती है। तो ये कुछ कारण है यहाँ पर कि पश्चिमी क्षेत्र में उत्थान हो रहा है और पूर्वी क्षेत्र में क्या है, निमज्जन देखने को मिलता है। अब इसके हमारे पास प्रमाण क्या है, उस चीज को समझे। तो पहले हम पढ़ेंगे अपराइजिंग ऑफ वेस्ट इंडिया। तो पश्चिमी क्षेत्र की जब हम बात करेंगे, यहां पर देखो ये हमारा पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र में हमने कहा कि उत्थान हुआ है, तो कहां पर उत्थान हुआ है, क्या हमारे पास यहां पर कोई एविडेंस है बताने के लिए कि पश्चिमी क्षेत्र में उत्थान हुआ? तो हम कहेंगे बिल्कुल है। तो पहला एविडेंस है हमारा टेक्टोनिक एक्टिविटीज अलोंग DHH। तो ये DHH मैंने आपको बताया था, तो DHH आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का भी पार्ट है और DHH हमारा वर्टिकल का भी पार्ट है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो पूरे का पूरा क्षेत्र है, तो दिल्ली हरिद्वार हर्षिल वाला जो क्षेत्र हमें दिखाई देता है, तो ये दिल्ली हरिद्वार और हर्षिल वाले क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये दिनों दिन ऊपर की ओर उठता जा रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ की जमीन नीचे से ऊपर की ओर उठती जा रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई विवर्तन की घटना हो रही होगी। तो DSHR में क्या हो रहा है, उत्थान की स्थिति हमें देखने को मिलती है। दूसरा, राइजिंग देवबंद विलेज इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। मैं बार बार चर्चा करता जा रहा था, यही हर्षिल के पास में यूपी के अंदर सहारनपुर एक जगह मिलती है, और सहारनपुर के अंदर एक देवबंद गांव है। तो इस देवबंद गांव के अंदर भी कुछ भूकंप की स्थितियां हमें देखने को मिली थी, और इस सहारनपुर के देवबंद वाले क्षेत्र में भी क्या हुआ था, एक हमें उत्थान देखने को मिला था। तो इन दो प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र में हमें उत्थान देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है कि हम देखो टॉपिक का थीम समझना कि हम टॉपिक में पढ़ क्या रहे हैं। अगर आप उल्टा सीधा सोचोगे तो आपको टॉपिक की थीम समझ में नहीं आएगी। हमारा उद्देश्य केवल यहां पर यह समझाना है कि भारत में क्या नियो टेक्टोनिक घटनाएं हो रही हैं या नहीं हो रही। तो हमें कुछ एविडेंस देने होते हैं कि हम कह सकते हैं कि भारत में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी वर्तमान में हो रहा है और वर्टिकल मूवमेंट भी हो रहा है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के हमने साक्ष्य आपको बताया कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई है, जो वर्तमान में वहां पर हमें क्या है, कई प्रकार की DHH की घटना भी हमें देखने को मिलती है। दूसरा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अंदर हमें यह समझाना है कि पश्चिमी क्षेत्र में उत्थान हो रहे हैं और पूर्वी क्षेत्र नीचे की ओर धंस रहा है। तो पश्चिमी क्षेत्र में उत्थान होने के हमारे पास कुछ एविडेंस है। तो हम यहाँ पर DHSR का उत्थान बता सकते हैं, और देवबंद गांव जो सहारनपुर यूपी में स्थित है, तो यहाँ पर भी क्या है, कुछ उत्थान हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हम पश्चिमी क्षेत्र के कुछ उत्थान बता सकते हैं। इसके अलावा डाउन वार्पिंग ऑफ ईस्ट इंडिया, तो जो पूर्वी क्षेत्र है हमारा, तो जब हम पूर्वी क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, निमज्जन की स्थिति हमें देखने को
मिलती है। अब निमज्जन की स्थिति अगर हमें देखने को मिल रही है और उसके एविडेंस हमारे पास क्या है तो उसको समझे जरा। तो इरेक्ट सुंदरी ट्री डिपोजिट एट द डेप्थ ऑफ 150 मीटर्स बिलो द सी लेवल। इस चीज को समझते हैं क्या है ये। तो यहां पर यह माना जा रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र हमें मिलता है, यहां पर जो डेल्टा हमारा बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, तो ये पूरे का पूरा जो डेल्टा क्षेत्र हमें मिलता है पूरे का पूरा बंगाल में, इस डेल्टाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और सुंदरवन डेल्टा का नाम किससे रखा गया था, सुंदरी वन से। ठीक है, एच फॉर्म करके एक ट्री मिलता है, मैंग्रोव्स की प्रजाति है, उसी से इसका नामकरण किया गया था सुंदरवन। अब ये सुंदरवन की स्थिति हमें जो देखने को मिलती है, तो इसका वर्तमान में देखो, एक चीज को इस तरीके से समझ सकते हो कि जो हमारा क्षेत्र था, तो पहले ये माना जा रहा है कि जो तट था वो यहां पर रहा होगा और यहां पर कुछ सुंदरी ट्री के पेड़ लगे होंगे। तो सुंदरी ट्री के यहां पर कुछ पेड़ थे। अब क्या हो रहा है कि ये जमीन नीचे की ओर धंसती जा रही है। तो जमीन नीचे की ओर धंसती जा रही, तो स्वाभाविक है कि ये जो पेड़ है यहां पर लगा था, ये जमीन के अंदर नीचे धंसा होगा और समुद्र के अंदर पहुंच गया होगा। तो मतलब कहने का कि जैसे मान लो कि ये कोई चीज है यहां पर लगी हुई है इस तरीके से, और ये अगर मान लो कि पानी से अभी बाहर है, और अगर ये जमीन पानी के नीचे की ओर धंसती चली जाती है, तो स्वाभाविक है ये पेड़ भी जमीन के साथ नीचे की ओर धंसता चला जाएगा। तो बंगाल की खाड़ी का बहुत सारा क्षेत्र जो पहले कभी काफी ज्यादा ऊपर हुआ करता था, वो क्षेत्र क्या है, इस तरीके से नीचे की ओर धंसता चला गया। तो धंसता चला गया, तो ये जो सुंदरी ट्री था वो भी हमारा क्या हो गया, समुद्र के अंदर बंगाल की खाड़ी में धंसता चला गया। तो जब जूलॉजिकल सर्वे किया गया, तो उस सर्वे में देखा गया पानी के अंदर कि समुद्र के तल में, बंगाल की खाड़ी की तली में हमें आज भी सुंदरी ट्री के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। वहां पर उसके जो डंडल वगैरह है, डूंठ वगैरह कह सकते हैं उनको, तो आज भी हमें सुंदरी ट्री के वहां पर वृक्ष के साक्ष्य मिलते हैं। अब ये तो नहीं आप कह सकते सर पानी के अंदर भी सुंदरी ट्री उग गया होगा, तो सुंदरी ट्री मैंग्रोव पानी के ऊपर उग सकती है, पानी के अंदर सरवाइव नहीं कर सकती। तो पानी के अंदर तो नहीं उगा होगा। अगर हमें किसी पेड़ का साक्ष्य पानी के अंदर मिल रहा है और वो सतही क्षेत्र की वनस्पति है, तो इसका मतलब वो जमीन पर कभी रही होगी और वर्तमान में वो जमीन से क्या हो गई, नीचे चली गई। तो इसका मतलब है कि बंगाल की खाड़ी में क्या हुआ है, निमज्जन देखने को मिलता है, जिसमें सुंदरी ट्री के हमें सबसे बड़े साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मालदा गैप, तो मालदा गैप आप देखेंगे तो मालदा गैप कहां पर है, तो ये मालदा गैप में प्रायद्वीपीय पठार में डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो यहां पर हम जानते हैं कि जो छोटा नागपुर का पठार था, तो छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र और इधर मेघालय के पठार का क्षेत्र, तो छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार आपस में जुड़े हुए थे। तो ये जब दोनों आपस में जुड़े हुए थे, ये सब प्लिस्टोसीन के बाद की कहानियां हैं। तो मेघालय का पठार और छोटा नागपुर का पठार जब आपस में जुड़े हुए थे, और इसको राजमहल गारो कहा जाता है। तो यहां पर जो पहाड़ी थी, इस पहाड़ी को कहा जाता है राजमहल की पहाड़ी, और मेघालय के पठार में जो पहाड़ी थी इसको कहा जाता है गारो की पहाड़ी। इसलिए इसको राजमहल गारो की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, और ये पहाड़ियां आपस में जुड़ी हुई थी। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ कि इसके बीच में निमज्जन हुआ, ये बीच का क्षेत्र क्या हो गया, नीचे की ओर निमज्जित हो गया, और ये इस तरीके का क्षेत्र बन गया। पहले पूरा ऊंचा क्षेत्र था, तो राजमहल इस साइड रह गया, गारो इस साइड रह गया, बीच का क्षेत्र नीचे धंस गया। तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि पूर्वी क्षेत्र के अंदर धसान हुआ है। तो पूर्वी क्षेत्र अब केवल यहां पर थोड़ी हुआ होगा, तो पूरे पूर्वी सेक्टर के अंदर जब चीजें नीचे की ओर धसी होंगी, तो उसी कारण से छोटा नागपुर और मेघालय के पठार का जो बीच का हिस्सा था राजमहल गारो का, वो यहां से ब्रेक डाउन हो गया और नीचे की ओर धस गया। तो धसने के कारण इसको कहा जाता है मालदा गैप, या इसको कहा जाता है राजमहल गारो गैप। तो राजमहल गारो गैप की उत्पत्ति भी इस चीज का प्रमाण है कि पूर्वी क्षेत्र के अंदर क्या है, निमज्जन की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तीसरा एविडेंस मिलता बैरन एंड नारकोंडम ज्वालामुखी।
तो बैरन एंड नारकोंडम ज्वालामुखी हमें कहां पर मिलते हैं? तो बंगाल की खाड़ी के अंदर ही हमें क्या है, बैरन एंड नारकोंडम ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। तो ये बैरन एंड नारकोंडम ज्वालामुखी भी इस चीज का साक्ष्य दे रहे हैं, भले ही ये उमज्जन निमज्जन का साक्ष्य नहीं दे रहे, लेकिन ये इतना प्रमाण तो हमें दे रहे हैं कि इस पूर्वी क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है, कोई ना कोई विवर्तनिकी घटना जरूर होती है। तो इस तरीके से ये आपका पाठ था कि पूर्वी क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं विवर्तनिकी घटनाएं हो रही हैं। तो भारत का पश्चिमी क्षेत्र उत्थान के पार्ट में आता है और पूर्वी क्षेत्र क्या होता है, निमज्जन के अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं पूर्वी क्षेत्र में निमज्जन हो रहा है, डाउन रैपिंग हो रही है, और पश्चिमी क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है, अप रैपिंग होती है। Geologists assume that in future the current may split in long DHH line। तो जियोलॉजिस्ट सर्वे ये कह रहा है कि वर्तमान में जो ये घटनाएं हो रही हैं ये इस तरीके से पूरी की पूरी एक खाई बन सकती है जिसको DHH नाम दिया गया है, और न्यू ओशियन कम इनटू एक्सिस्ट ए न्यू प्लेट नेम्ड इंडो चाइना में बी सेपरेट फ्रॉम द यूरेशिया। तो ये एक नई प्लेट यहां पर बनेगी यहां से, तो ये जब डिवाइड हो जाएगा तो ये यूरेशियन प्लेट से एक नई प्लेट बन जाएगी जिसको कहा जाएगा इंडो चाइना प्लेट, और यहां पर एक नया सागर उत्पन्न होगा। तो यहां पर क्या होगा, पूरे का पूरा एक नया सी ओपन हो जाएगा इस तरीके से, यहां पर समझो जरा। तो ये पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा यहां से, तो ये एक गैप आएगा यहां पर, और गैप के कारण यहां पर क्या होगा, एक नया सागर उत्पन्न हो जाएगा। तो अब आपको यहां से अलग अलग दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। तो इस तरीके से क्या होगा, एक गैप पड़ेगा, और इस गैप से क्या होगा, पूरी की पूरी इस तरीके की एक अलग प्लेट बन जाएगी जिसको कहा जाएगा इंडो चाइना प्लेट। तो ये वर्तमान तक क्या हो रहा है, नई घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो नियो टेक्टोनिक वर्तमान में अभी भी जारी है, पूरी पृथ्वी पर नियो टेक्टोनिक के एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। एक चीज और समझो, एक चीज और समझे कि यहां पर जो सांगपो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, देखो ये बहुत अच्छी चीज है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। मतलब तिब्बत के पठार से ये नदी निकलती है और तिब्बत के पठार से ये पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। तिब्बत का पठार पश्चिम में है, तो ऐसा क्या है कि ये तिब्बत के पठार से निकलने के बाद पूर्व दिशा में प्रवाहित होती, इसका कारण क्या है? तो यहां पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों प्रवाहित होती है, इसका कारण क्या है, तो कारण तो हो सकता है स्लोप। तो हम कह सकते हैं इसका जो ढाल है तिब्बत के पठार का, वो पश्चिम से किधर है, पूर्व की ओर है, इस कारण से ये नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं होगा। क्वेश्चन ये है कि जो पश्चिम में टकराते हो, पश्चिम में उत्थान हुआ है, आखिर पश्चिम में ऊंचाई ज्यादा क्यों है, पूर्व में ऊंचाई कम क्यों है? तो इसका कारण क्या, देखो। तो जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई थी, देखो यहां पर तिब्बत है, तो सोचो कि जब भारतीय प्लेट यहां से यूरेशियन प्लेट के साथ टकराएगी, और भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या हुआ था, छेपण हुआ था। यहां पर भारतीय प्लेट क्या करती, यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित होगी। तो ये यूरेशियन प्लेट और ये इंडो प्लेट। तो भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट होगी, तो सबडक्ट कौन से हिस्से में हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है। पहला जो सबडक्शन का ज्यादा प्रभाव है वो पश्चिमी हिस्से में सबडक्शन क्या है, ज्यादा हो रहा है पूर्वी क्षेत्र की अपेक्षा। तो पूर्वी क्षेत्र की अपेक्षा पश्चिमी क्षेत्र में क्षेपण क्या हो रहा है, सबडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो जब किसी चीज के नीचे, जैसे यहां पर है, तो किसी चीज के नीचे किसी चीज को सबडक्ट करोगे तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर उठेगा। तो इसी के कारण ये वाला क्षेत्र क्या हो रहा है, यहां से ऊपर उठता जा रहा है, क्योंकि सबडक्शन यहां पर हो रहा है, प्रेशर पड़ता है। तो प्रेशर पड़ने के कारण ये क्या हो रहा है, ऊपर की ओर उठता जा रहा है। इसी कारण से तिब्बत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इसकी ऊंचाई क्या है, ज्यादा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर है क्योंकि तिब्बत के पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों है, क्योंकि तिब्बत के पश्चिमी भाग में भारतीय प्लेट की पश्चिमी भुजा का
क्षेपण हो रहा है, तो सबडक्शन होने के कारण भारतीय प्लेट तिब्बत के पठार को पश्चिम हिस्से को ऊपर की ओर उठा रही है। तो ये वर्तमान में भी जा रही है। तो पश्चिम का हिस्सा ऊपर उठा है, पूर्व का हिस्सा क्या होगा, नीचे आ जाएगा। इस कारण से ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इसी तरीके से भारत की प्रायद्वीपीय नदियां आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जिसका कारण है पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई क्या है, ज्यादा है, पूर्वी क्षेत्र की ऊंचाई क्या है, कम है। तो ऐसे बहुत सारे और भी चीजें हमें मिलती हैं। तो एक टॉपिक हम और करेंगे आगे जाके, जिसको कहा जाएगा प्लेट टेक्टोनिक के एविडेंस। अभी जितने भी क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में रहेंगे कि सर पश्चिमी घाट कैसे बना, है ना, अरावली का क्षेत्र कैसे बना, द्वारकापुरी कैसे डूब गई, यहाँ पर पूर्वी घाट कैसे अस्तित्व में आया, ऐसी बहुत सारी चीजों के जवाब आपको मिल जाएंगे अगली क्लास के अंदर, जिसे हम कहेंगे भारतीय प्लेट के या प्लेट टेक्टोनिक के साक्ष्य। तो अभी हमने साक्ष्य नहीं बताए आपको, एविडेंस नहीं बताए, केवल पैलियो टेक्टोनिक और न्यू टेक्टोनिक के एविडेंस मैंने आपको दिए हैं। अब मैं अगली क्लास के अंदर आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो अगली क्लास के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो होगा एविडेंस ऑफ टेक्टोनिक। तो अगली क्लास जो होगी हमारा वो एविडेंस ऑफ टेक्टोनिक, मतलब जो प्लेट विवर्तनिकी हुई है, ये बहुत प्यारा टॉपिक रहेगा। तो जो प्लेट विवर्तनिकी हुई है तो उस प्लेट विवर्तनिकी के साक्ष्य क्या हैं, तो आप किस आधार पर ये कह सकते हैं कि भारत में विवर्तनिकी घटनाएं हुई है। तो ऐसे 20 साक्ष्य हमारे पास, तो 20 साक्ष्य के आधार पर हम ये सिद्ध कर देंगे कि भारत में विवर्तनिकी घटनाएं हुई है। तो उन्हीं घटनाओं के साथ हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे, भारत में विवर्तनिकी के साक्ष्य। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।